ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंतनगर कृषि कॉलेज किसानों के लिए 110वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेले की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी, जो 4 दिन तक चलेगी। वहीं इसमें किसानों के लिए बीज, पेड़ पौधे और कृषि के आधुनिक यंत्र मुहैया कराए जाएंगे, जिसे लेकर पंतनगर कृषि कॉलेज द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए मेले का आयोजन 7 अक्टूबर से किया जाएगा, जो 4 दिनों तक चलेगा। मेले का समापन 10 अक्टूबर को होगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मेले के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों संग बैठक हो चुकी है। मेला पहले की तरह भव्य नहीं होगा। मेले में कृषि से संबंधित ही स्टॉल लगाए जाएंगे तथा मेले में किसानों को बीज से लेकर पौधे व नए कृषि यंत्र मिल सकेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के गुण भी सिखाए जाएंगे। गौरतलब है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रबी और खरीफ की फसल की बुआई से पहले किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन करता है, जिसमें देश के कई राज्यों के साथ नेपाल से भी किसान मेले में शिरकत कर जानकारियां एकत्रित करते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार मेले को भव्य रूप से नहीं दिया जाएगा। मेले में सिर्फ कृषि संबंधित स्टॉल ही लगाए जाएंगे। 7 से 9 अक्टूबर के बीच में 7, 8, 9 3 दिन इसमें थोड़ी सी मुश्किलात वो रहेगी। एक तो हम लोगों को तो बुला रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी कोरोना का डर है, कोरोना काल का, तो थोड़ा सा मिक्स्ड उस पे होगा। बहुत सारे कार्यक्रम हम नहीं भी कर पाएंगे। दुकानें लगेंगी, बीज बिकेगा, उसके लिए आते हैं। वैज्ञानिक लोग भी अवेलेबल होंगे। सिर्फ कहाँ कर्टेल होगा कि बहुत सारे लोग जो आते थे, जो हम वो प्रोग्राम्स करते थे, वो शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है। उत्तराखंड के तराई में बसने वाले किसानों और सिख समुदाय को चुनावी दंगल में रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के चलते भाजपा से नाराज चल रहे किसानों को भाजपा कैसे अपने पाले में खींचता है और सत्ता में विमुख कांग्रेस कैसे रिझाती है, इसके लिए हर कोई अपनी तरकीब लगाने में लगा है। देखिए काशीपुर से एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी हुई है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल को भी लगातार नौकरशाही से लेकर पार्टी स्तर और संवैधानिक पदों पर भी सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए मुख्य सचिव SS संधू को बनाया गया। हाल ही में पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। इसमें सरदार RP सिंह को भी सह प्रभारी बनाया गया। वहीं अब राज्यपाल पद पर सिख समुदाय और आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड लाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी सिखों को महत्व देती आई है और सिखों को अपने साथ जोड़ कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। लोग जो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल या कोई और पद पर भारतीय जनता पार्टी सिख को ले आई है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लेके जाना था, इसलिए और उन्हें आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो और दूसरी बात यह है कि सिख किसान भाई जो हैं वो कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जो कानून आया वो बहुत सही आया। उसमें परिवर्तन की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी अगर सिख विरोधी या सिखों के खिलाफ कोई ऐसी बात होती तो अभी जो बाजपुर में 5600 कुछ एकड़ जमीन का मसला था, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निपटा दिया और उसमें जो है वो जो रोक लगी हुई थी, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हटा दिए। तो ये कुछ ही लोग जो हैं वो इस तरीके की बातें पैदा कर रहे हैं। ना पंजाबी ना सिख भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। आने वाला चुनाव बता देगा कि कितने सिख भाई, कितने पंजाबी भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूरे उधम सिंह नगर में 9 की 9 सीटें भाजपा जीत के आने वाली है और उसमें सिखों का और पंजाबियों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को रहने वाला है। उत्तराखंड में किसानों के हरिद्वार, नैनीताल,
यूएस नगर, देहरादून जैसे जिलों में सीधा सीधा असर है। सिख समुदाय का उत्तराखंड में पवित्र धाम हेमकुंड साहिब भी है। इस कारण सिख समुदाय का उत्तराखंड से अलग लगाव है। यही कारण है कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया था। कांग्रेस की तराई क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा और पूर्व सीएम हरीश रावत का पंजाब के साथ ही सिख समुदाय को लेकर चुनावी रणनीति से ही बीजेपी की चुनावी टेंशन बढ़ी हुई है। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस को सिखों का खास सपोर्ट मिला है। हरीश रावत का सिख समुदाय को अपने पक्ष में करने की रणनीति उत्तराखंड के चुनाव में भी काम आ सकती है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने सिख समुदाय पर विशेष रणनीति के तहत निर्णय लिए हैं। किसान आंदोलन पे इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। अब किसान भी जाग चुका है, वह समझ चुका कि ये सब चुनावी इनके चाले हैं, षड्यंत्र हैं और कुछ नहीं है। अगर इन्होंने किसी को सिख समुदाय से या किसी किसान समुदाय से उच्च पद पर लेके जाना था तो 4.5 साल पहले क्यों उन्हें याद नहीं आई। अब इन्हें 2 महीने में क्यों याद आ रहा है। 2-3 महीने का कार्यकाल बचा है, आगे विधानसभा के इलेक्शन, ये सब इनके चुनावी हथकंडे हैं। इसका अब वोटरों पे कोई असर नहीं होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम भाजपा का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। बहरहाल 2022 का चुनावी दंगल काफी दिलचस्प होने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं को भी इस चुनाव में अहम भूमिका रहने वाली है। वहीं किसानों की नाराजगी और सिख समुदाय से भाजपा की बेरुखी किसी से छुपी नहीं है। इसी डैमेज कंट्रोल में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है, तो प्रदेश की सत्ता से उतरी कांग्रेस भी मैदानी क्षेत्रों पर पूरी तरह से फोकस करते हुए किसानों और सिख समुदाय की हितैषी बनकर खुद को सामने कर रही है। देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों ही राजनीतिक दल अपने हथकंडों से कितने सफल हो पाते हैं और कितना वोट बैंक खींच पाते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है आज जो सिख समुदाय उनके बहुत बड़े पक्ष में था, मोदी जी को बनवाने में, प्रदेश में सरकार उत्तराखंड में बनवाने में हमारे सिख भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने किसान भाइयों को, सिख भाइयों को और मजदूर भाइयों को अपनी तरफ लुभावने के लिए उनको कहीं ना कहीं धनबल का, सत्ता का और इस प्रकार के सर्वोच्च पदों पर आसीन कर फिर से गुमराह करने का कार्य कर रही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता और 5 राज्य जहां 2022 में चुनाव होने हैं, वो किसी भी कीमत पर गुमराह नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। दक्षिण कोरिया से नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो रहे तरुण भट्ट इन दिनों अपने गांव ढेला में बच्चों को ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि तरुण ने 5 साल तक बरेली के वायुसेना स्टेशन में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाया है और साथ ही एयरफोर्स में एंट्री के लिए 2 बार एसएसबी के लिए उनको लिया गया था, लेकिन किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी सर, मेरा नाम तरुण भट्ट है और ये जूडो कराटे नहीं, ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट है जो कि साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट है ये। और मैं ब्लैक बेल्ट 4th ग्रेड हूँ साउथ कोरिया से। और मैं यहाँ पे पहले मैं भारतीय वायुसेना में था, 15 विंग त्रिशूल एयरबेस बरेली, तो वहाँ पे मैं मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर था। तो अब जब मैं गांव में आया, कोविड जब हो गया था, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। जब मैंने इन बच्चों को देखा कि हमारे पहाड़ी बच्चों में टैलेंट तो बहुत है बट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाना शुरू किया इन बच्चों को, और ताकि सीख सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें और अपने आप की आत्मरक्षा कर सकें। क्योंकि हमारे पहाड़ी बच्चों की आदत है फ़ौज में जाने की, तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे फ़ौज में जाएँ, देश की सेवा करें, और ये ताइक्वांडो इनके लिए मददगार साबित होगा। मेरा नाम उमा आर्या और मैं एनसीसी कैडेट। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ताइक्वांडो क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि आजकल लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, और तो मतलब अपने बचाव के लिए और आगे कुछ करने के लिए इसलिए मैंने ये ताइक्वांडो ज्वाइन किया है। और मेरा सपना था बचपन से ही मैं आर्मी में ज्वाइन करूं, और स्पोर्ट्स में काफ़ी मेरी रुचि है। PNG PG कॉलेज से BA किया है और अब मैं BPEd कॉलेज जसपाल राणा इंस्टीट्यूट वहाँ से BPEd कर रही हूँ, और मैं स्पोर्ट्स में आगे तक जाना चाहती हूँ और NCC कैडेट हूँ। और मेरी बचपन से ही रुचि है कि मैं खेल में जाऊँ, और मैं मतलब खेल में जाके आगे और आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, और आर्मी ज्वाइन करके देश की रक्षा करना चाहती हूँ। और मैं BA डिग्री कॉलेज मैंने रामनगर से किया है, PNG PG कॉलेज, और अब मैं जो जसपाल राणा इंस्टीट्यूट वहाँ से BPEd कर रही हूँ इस समय। और जैसे आपने बोला कि आप ताइक्वांडो क्यों ज्वाइन कर रही हैं, मतलब क्यों करना चाहती हैं, तो मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं।
खटीमा में रेड क्रॉस सोसाइटी निर्विरोध चुनाव करवा रही है। इस चुनाव को तहसील सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें विमल कुमार चेयरमैन चुने गए और साथ ही उत्तम कुमार को रेड क्रॉस सोसाइटी का जिला प्रतिनिधि बनाया गया है। सोसाइटी के हर 3 साल के बाद चुनाव होता है। इसमें जो अध्यक्ष SDM महोदय, उपाध्यक्ष जो है हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी जो है सुषमा नेगी जी हैं, ये पदेन होते हैं। उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इनके चुनाव होते हैं, जिसमें आज के चुनाव में जो है मुझे विमल कुमार को जो है चेयरमैन चुना गया और क्या कहते हैं प्रेमराज गंगवार को सचिव चुना गया, उत्तम कुमार को जिला प्रतिनिधि चुना गया और 3 स्वास्थ्य कमेटी, शिक्षा कमेटी और वित्त कमेटी होती है। उनका काम जो है अपना अलग है, उन कमेटी के सदस्य एवं पदाधिकारी चुने गए। रुद्रपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने तकिए से मुंह दबाकर अपने ही मासूम बच्चे की जान ले ली। वहीं मासूम की हत्या करने के बाद महिला ने खुद फांसी से लटककर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से महिला ने यह कदम उठाया है। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ABPL न्यूज के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।